स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे एनवीएस टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को। फ्रेंड्स, मैं हिंदी सब्जेक्ट के क्वेश्चंस की बात कर रही हूँ। हम प्रीवियस ईयर्स के हिंदी सब्जेक्ट के क्वेश्चंस को देखेंगे जो टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं एनवीएस द्वारा। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप हिंदी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं और टीचिंग एग्ज़ाम दे रहे हैं तो हिंदी में 10 क्वेश्चन हर टीचिंग एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। इससे पहले की वीडियो में भी मैंने बहुत अच्छे क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, तो आप वो वीडियो ज़रूर देखिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अपना क्वेश्चन हम देखते हैं। ये क्वेश्चन फ्रेंड्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन और सेलेक्टेड क्वेश्चन है। ओके फ्रेंड्स, तो आपको हेल्प मिलेगी इससे, तो प्लीज़ चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त की नहीं है। जस्ट मिनट, मैं एक पेन ले लेती हूँ ताकि मैं आपको अच्छे से समझा सकूँ। तो फ्रेंड्स, इनमें से कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त की नहीं है। पहला ऑप्शन है हमारा रंग में भंग, दूसरा भारत भारती, तीसरा द्वापर और चौथा है वैदेही वनवास। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, रंग में भंग मैथिली शरण गुप्त जी की है। भारत भारती भी मैथिली शरण गुप्त की ही रचना है। भारत भारती बहुत ही प्रसिद्ध रचना है, इसके लिए मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्रीय कवि की उपाधि भी दी गई थी। द्वापर भी मैथिली शरण गुप्त की ही रचना है, लेकिन वैदेही वनवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की रचना है। ठीक है, तो ये हमारा 4 आंसर हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त की नहीं है। तो वैदेही वनवास मैथिली शरण गुप्त जी की रचना नहीं है, बल्कि वैदेही वनवास हरिऔध जी की रचना है। तो आई होप समझ गए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन बड़ा है फ्रेंड्स, आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन को ध्यान से ज़रूर पढ़िए। एक बार नहीं 2 बार पढ़ लीजिए, लेकिन क्वेश्चन आप पढ़ेंगे तो आपका आसान हो जाएगा। ऐसा नहीं आप बड़ा क्वेश्चन देख के घबरा जाए। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन पढ़ना है, एक बार नहीं 2 बार पढ़ लीजिए। थोड़ा टाइम ले लीजिए क्वेश्चन पढ़ने के लिए, आपको बहुत टाइम मिलता है एग्ज़ाम में। हिंदी का जो क्वेश्चन होता है आसान होता है, मैथ्स की तरह बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है। तो आप क्वेश्चन अच्छे से पढ़ें, 2 बार पढ़ लेंगे आराम से आपको आंसर तक पहुंच जाएंगे आप। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं दूसरा क्वेश्चन। प्रसाद कृत कामायनी महाकाव्य से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ कथन कौन सा सही नहीं है ये पूछा है। ठीक है, सही नहीं है, नहीं को ध्यान से देखना है। तो फ्रेंड्स, आपको पता होगा कामायनी महाकाव्य है। कामायनी हमारा महाकाव्य है, जयशंकर प्रसाद जी ने इसको लिखा है। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो पहला कथन, इसकी कथा 16 सर्गों में विभक्त है। तो फ्रेंड्स, हमें बाकी कथन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पहला ही कथन रॉन्ग है, क्योंकि कामायनी में 16 नहीं बल्कि 15 सर्ग हैं। ठीक है, कामायनी में 15 सर्ग हैं। कामायनी में जो 15 सर्ग हैं। ठीक है, कामायनी में सर्गों की संख्या कितनी है? 15 है। कामायनी किसने लिखा है? जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है। और ये कामायनी क्या है? एक काव्य है जिसे कि महाकाव्य कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा पहला वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इनमें से किस कवि की रचना तार सप्तांक प्रथम में संकलित नहीं है। धर्मवीर भारती, प्रभाकर माचे, रामविलास शर्मा, मुक्ति बोध। यहाँ पे पूछ रहा है कि जो प्रथम तार सप्तांक है उसमें किसकी रचना संकलित नहीं है। तो फ्रेंड्स, प्रथम तार सप्तांक 1943 में आया था। ठीक है, और इसमें 7 कवियों की रचनाओं का संकलन है। तो इसमें धर्मवीर भारती जी की रचनाओं का संकलन नहीं है, क्योंकि धर्मवीर भारती जी की कविताओं का संकलन जो वो
तार सप्ताह द्वितीय में है, तो हमारा आंसर हो जाएगा धर्मवीर भारती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद द्वारा रचित है? निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद द्वारा रचित है? पहला बूंद और समुद्र, रंगभूमि, झूठा सच, सूरज का सातवां घोड़ा। तो फ्रेंड्स इसमें हमारा आपको मैं बता दूं, बूंद और समुद्र अमृतलाल नागर का उपन्यास है, रंगभूमि प्रेमचंद जी का उपन्यास है, झूठा सच यशपाल जी का उपन्यास है, सूरज का सातवां घोड़ा धर्मवीर भारती जी का है। तो यहाँ पे हमसे प्रेमचंद जी का पूछा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा रंगभूमि प्रेमचंद जी का उपन्यास है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, गदल कहानी के रचनाकार इनमें से कौन है? गदल कहानी के रचनाकार इनमें से कौन है? गदल कहानी के रचनाकार कौन है? तो फ्रेंड्स गदल कहानी के रचनाकार हैं रागे राघव। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं, चिंतामणि नामक निबंध संग्रह के रचनाकार कौन है? तो फ्रेंड्स ये बहुत इजी क्वेश्चन है, चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का निबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इन रचनाओं में कौन सी रचना रामवृक्ष बेनीपुरी जी की है? ठीक है, इन रचनाओं में से कौन सी रचना रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा रचित है? अशोक का फूल, गेहूं और गुलाब, आंगन का पंछी और बंजारा मन, या चौथा प्रिया नीलकंठी। तो आपको बताना है कि रामवृक्ष बेनीपुरी की रचना कौन सी है। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, पहला अशोक का फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, गेहूं और गुलाब रामवृक्ष बेनीपुरी जी का है, आंगन का पंछी और बंजारा मन बुद्धिनाथ मिश्र जी का है, और प्रिया नीलकंठी कुबेरनाथ राय का है। तो यहाँ हमसे रामवृक्ष बेनीपुरी जी का पूछा है, तो गेहूं और गुलाब रामवृक्ष बेनीपुरी जी का है, तो ये दूसरा हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, इनमें से कौन सी रचना नरेश मेहता द्वारा रचित है? नरेश मेहता द्वारा रचित है संचय की एक रात, एक और द्रोणाचार्य, स्मृति की रेखाएं, आवारा मसीहा। तो फ्रेंड्स संचय की एक रात नरेश मेहता की रचना है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसका भी मैं बता देती हूँ, एक और द्रोणाचार्य किसकी रचना है? शंकर शेष की रचना है। ठीक है, स्मृति की रेखाएं महादेवी वर्मा का है, और आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर जी की रचना है। फ्रेंड्स नेक्स्ट पे चलते हैं, इनमें से कबीर दास से संबंधित कौन सा कथन गलत है? गलत पूछ रहा है, गलत कथन कौन सा है? पहला पढ़ेंगे, वे निर्गुण ब्रह्मा की उपासना करते थे। जी हाँ फ्रेंड्स, कबीर दास जी निर्गुण काव्यधारा के कवि थे, निर्गुण काव्यधारा की संत काव्यधारा के कवि थे, और वो निर्गुण ब्रह्मा की उपासना करते थे। ठीक है, दूसरा, उन्होंने पुस्तकीय ज्ञान की अपेक्षा अनुभवी ज्ञान को अधिक महत्व दिया था। जी हाँ फ्रेंड्स, कबीरदास जी ने पुस्तकीय ज्ञान की जगह अनुभव के ज्ञान को अधिक महत्व दिया था। ठीक है, उसके बाद तीसरा है, वे जाति, पंथ, धर्म, संप्रदाय आदि के भेदभाव का खंडन करते थे। जी हाँ फ्रेंड्स, कबीरदास जी इसलिए ही तो बहुत प्रसिद्ध हैं क्योंकि वे जाति, भेदभाव, धर्म, संप्रदाय का पूरी तरह से खंडन करते थे। उनका एक दोहा भी बहुत फेमस है, काकर पाथर जोड़ की मस्जिद लिया चुनाए, ता चढ़ी मुल्ला बाग दे, क्या बहरा हुआ खुदाए। और पंडितों को भी उन्होंने ऐसे बोला है। ठीक है, तो जाति, धर्म, संप्रदाय का बहुत बड़े विरोध करते थे बहुत मजबूती के साथ कबीर जी। चौथा लास्ट है, पूजा पाठ को वे भक्ति के लिए आवश्यक मानते थे। तो फ्रेंड्स, कबीरदास जी पूजा पाठ को कभी भी महत्वपूर्ण नहीं माना है। उन्होंने अंतर मन से भगवान की पूजा करने, भगवान का ध्यान करने पे बल दिया, ना कि पूजा पाठ करने पे। तो गलत है चौथा वाला, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से महादेवी वर्मा के काव्य संग्रह का सही क्रम है? तो फ्रेंड्स, पहला दीपशिखा तो 1942 में आई थी, और ये बाद में आई थी
और ये पहले दीपशिखा बाद में आई, नीरजा पहले आई, तो ये गलत हो गया। फिर निहार, नीरजा, दीपशिखा। दीपशिखा उनकी लास्ट 1942 की रचना है। तीसरे में देख लेते हैं निहार। जी हाँ फ्रेंड्स, निहार जो रचना थी 1930 में आई। नीरजा जो रचना थी महादेवी वर्मा की वो 1934 में आई। संध्या गीत उन्होंने 1936 में लिखा और दीपशिखा उन्होंने 1942 में लिखा। तो ये हो जाएगा तीसरा जो है सही क्रम हो जाएगा। ये निहार आया हमारा 1930 में, ठीक है, 1930 में निहार आया 1930 में। नीरजा आया 1934 में। संध्या गीत आया 1936 में और दीपशिखा आया 1942 में। ठीक है फ्रेंड्स, 1942 में। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।